प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। हम अभी से उस जिद को लेके चलें कि हमको तो एक एक चीज याद करनी है, समझनी है। दोस्तों, ये कुछ उन शैतान बच्चों के जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो अपने घर से तो बाहर है लेकिन कॉलोनी के अंदर है। फ्रेंड्स, आज से जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किसी ज़माने में जब IITs स्क्रीनिंग और उसके बाद में मेंस हुआ करती थी, जैसे आजकल मेंस और एडवांस होती है, पहले स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करती थी। किसी समय में सिर्फ 15 क्वेश्चन आते थे टोटल, 11 12 मिला के 15, और उस 15 क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन कर लेता था वो IIT सिलेक्ट हो जाता था, जो 8 कर लेता था उसको IIT मुंबई मिल जाता था। ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी। द क्वेश्चंस वर वेरी टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ऑब्जेक्टिव हो गई एग्जामिनेशन, उस समय सब्जेक्टिव हुआ करती थी। आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते थे और आपको उसको सॉल्व करके कॉपी में आने पड़ते थे। वो न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्यूशन 2-2 पेजेस तक चलते थे। उस जमाने में जब ये सब होता था तब 2 साल का फिजिक्स, उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं, अब आप कल्पना करिए फिजिक्स 9th के पहले दिन से, सॉरी 11th के पहले दिन से 12th के आखिरी दिन तक जितने फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे, इसमें टोटल जितने टॉपिक्स हैं उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन 15 में से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के आते थे। मतलब अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी करके चले जाते थे अच्छी तरीके से तो आपके IIT सिलेक्ट होने के चांसेस 90% हुआ करते थे। ये जो मैं आपको सिर्फ अभी 10th के पर्सपेक्टिव से या NTC के पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा आपको 10th और NTC रखूं, लेकिन आप इसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि अगर आपने 10th में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा पढ़ लिया तो आप लोगों को 12th में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो सीरीज पैरेलल हो, चाहे वो किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ हो जो आपके कोर्स में नहीं है बेसिकली, व्हिटस्टोन ब्रिज हो, सुपरपोजिशन थ्योरम जो फिर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये 10th के लेवल पे आराम से किया जा सकता है। ऐसा मेरा हमेशा से मानना रहा और मैं ऐसा ही पढ़ाते आया। जिस तरीके से मैं आपको अभी 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा वो आप अपने बुक में खोजने ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बुक के परे होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी देर के लिए किसी दिन किसी मेटल के पीस में झांक के देखिए साहब, और आप जानते हैं कि किसी मेटल की खासियत ये होती है कि द एटम्स आर वेरी क्लोजली, दे आर वेरी क्लोजली बाउंड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको शायद पता होगा। Important NTSC concept. In metals, atoms are closely bounded in a crystalline structure. दोस्तों, अगर ऐसा है और ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही किसी मेटल का पीस आप देख रहे हैं, जैसे अभी हमने सोडियम को देखा, तो आपको याद है दोस्तों वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसको आप उस एटम का हिस्सा मान रहे थे, इवन रूम टेम्परेचर में बी सफिशिएंट फॉर दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट डिटैच फ्रॉम द एटम। तुम्हारे और मेरे लिए 25 डिग्री कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है, बट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बड़ी चीज है साहब। So such a tiny particle called electron, for that even your room temperature is more than sufficient for an atom like this, जिसके अंदर the last electron is very far from the nucleus, so if it will get energy from any of the external source। ये मेटल पीस अभी आपने रखा हुआ है, इस पंखे को देखिए साहब, इस फ्रेम को देखिए जो ऊपर लगी हुई है, ये सारे मेटल पीस जिस रूम टेम्परेचर पर अभी आपको दिख रहे हैं वो रूम टेम्परेचर उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कभी कभी सक्षम है। और जब वो निकल गए दोस्तों तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये अब एटम का हिस्सा नहीं रहे। बोलो यार। और ये जो बचे हैं ये अब एटम कहां रहे, ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गए हैं। दोस्तों, ये कुछ उन शैतान बच्चों के जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जो अपने घर से तो बाहर है लेकिन कॉलोनी के अंदर है। क्योंकि ये अभी आप ध्यान दीजिए कि मेटल के वॉल्यूम के बाहर नहीं निकले, ये अपने एटम से बाहर निकले। इज इट? कोई आपसे पूछे कि द टोटल चार्ज हेंस ऑन अ मेटल पीस विल बी, बोलना 0। क्यों? तो बोलना भैया वो तो चार्ज तो तक होता ही रहेगा, ये प्लस ये एक माइनस। समझ गए ना बात को? और अगर ऐसा है दोस्तों तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट द रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट फॉर दीज टाइनी इलेक्ट्रॉन्स टू मूव हैप्जार्डली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज। दे आर नॉट इन अ पोजीशन माय फ्रेंड, दे कैन नॉट डेयर टू बी स्टेगनेंट। वो एक जगह पे रुकने के लिए आदि हो ही नहीं सकते साहब, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये जबरदस्त रूप से इधर उधर घूमेंगे हैप्जार्डली। ड्यूरिंग दिस ऑफ देयर मोशन दे विल कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द मेटल आयंस।
वो अपने बंधुओं से भी सिर फुटअव्वल करेंगे साथ में, और साथ साथ जिन आयनों में से निकले होंगे कभी ना कभी उन आयनों से भी टक्करें होती रहेंगी। समझ रहे हैं दोस्तों आप इस बात को? और जब ऐसा चलता रहेगा दोस्तों इस पूरे सीन को, तो इसी को तो दोस्तों आइंस्टीन ने एक बार कह दिया था कि ऐसा लगेगा जैसे किसी मेटल के अंदर, ये ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे किसी मेटल के अंदर ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट डन? तो दोस्तों जब इफ द क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, और ये क्वांटिटी कितनी होती है कोई अगर आपसे पूछना चाहे तो पहले हम ये जान लें कि ये जो शैतान बच्चे दौड़ लगा रहे हैं अपने घरों, अपनी कॉलोनी में है ना, मेटल के बाहर निकल गए क्या? तो ये जो शैतान बच्चे निकले हैं इनको हमारी किताबों ने लिखना शुरू कर दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ने में कभी आया है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. कि आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप एक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम ले लो, 1 क्यूबिक मीटर आप में से सबको पता ही है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक टीवी का डब्बा, कार्टन जिसको आप लोग कहते हो, तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर आप एक कार्टन ले लो तो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर आपको ये पता करना हो तो थोड़ा सा गणित किसी का थोड़ा ठीक होना जरूरी है, मेरा उतना अच्छा नहीं है। इतने, अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 50,000 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आप करते हो। कहने का मतलब शॉर्ट में ये है दोस्तों कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इज इमेंस, इतना ज्यादा। और जब इतना ज्यादा होगा दोस्तों तो आपको फिर वो इलेक्ट्रॉनों का महासागर अंदर तैरता हुआ दिखेगा जिन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी कल्पना करें साहब, ऐसे किसी मेटल पीस को आपने एनर्जी दी, हीट किया, गर्म करो, जैसे ही गर्म करोगे दोस्तों, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स अभी मेटल वॉल्यूम के बाहर नहीं निकले हैं साहब, क्योंकि दे आर स्टिल बाउंड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब एनर्जी आपने इस मेटल पीस को गर्म करना शुरू कर दिया। अब आप जब इसको गर्म करना शुरू करोगे दोस्तों, सो इवेंचुअली द थिंग दैट विल हैपन इज दैट फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल डिपार्ट। हाँ या ना? और अब जब इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले मेटल के पास मान लो, एक उदाहरण कह रहा हूं, इस पीस के पास में 100 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? कौन से 100 थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना था इस मेटल वॉल्यूम के ऊपर? 0। बोलो यार 100 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, गर्म किया तो। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +1। समझ गए? और जिसको मिला उसके ऊपर कितना हो गया? -1। ठीक है, तो अब या तो आप हीट कर लो या आप फ्रिक्शन से कर लो। आपने अगर मान लीजिए इस मेटल पीस को रगड़ा किसी दूसरी चीज से, सो व्हेन यू आर रबिंग समथिंग अगेंस्ट द अनदर, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी इन अ सेंस, बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। इज इट डन? सो व्हेन यू रब समथिंग, वो जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर, यानी होगा तो वही आ जाके। नहीं साहब, हम तो हीट भी यूज नहीं करना चाहते हैं, लाइट डाल दो। लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो व्हेन यू एक्सपोज इट टू लाइट एनर्जी, तो लाइट मतलब क्या है दोस्तों? इट्स अ फोटॉन्स कमिंग थ्रू। आपके हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ फोटॉन्स उसके ऊपर गिर रहे हैं। फोटॉन्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी।
फोटॉन असली में बंडल्स ऑफ एनर्जी है, फोटॉन उसके ऊपर गिरे, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी प्राप्त करी, एंड इफ दैट एनर्जी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट टू जंप आउट ऑफ द मेटल पीस, मैं आपको भी आयोनाइजेशन एनर्जी के फंडे में नहीं डालना चाह रहा हूं वो सारे, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन की के लिए उतनी एनर्जी पर्याप्त है, वो बाहर कुछ जाएगा उस मेटल के हिसाब से। बोलो यार। देखिए दोस्तों, पहले चार्ज क्या होता है। अब जब मैं स्टूडेंट्स को ये पूछता हूं, जब जनरली की चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो बोलता है पॉजिटिव चार्ज, तब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, एंड इफ समथिंग इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिफरेंस। चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों चार्ज क्या, आप एक बात समझ लीजिए, तो चार्ज इज दैट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स। उसके कारण ही उसका इलेक्ट्रिकल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, या तो वो पैदा करती है या वो एक्सपीरियंस करती है। मास पैदा करता है, हाँ या ना? ये मास है इस चौक में, तो क्या ये चौक अभी इस पंखे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा? तो इसने खींचा है, जब ये बोलोगे तो इसने प्रोड्यूस किया वो इफेक्ट। लेकिन जुपिटर भी तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। Charge is that property of a body by virtue of which it either produces or experiences electrical or magnetic force. दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के सामने जा रहे हो, उनमें भी रिपल्शन होगा, उनमें भी अट्रैक्शन होगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि चार्ज, प्लीज प्लीज प्लीज, वेद मंत्राहूना वंदे वंदे मातरम 24 घंटे एक दिन के रहते हैं। 12वीं में जाके आईआईटी वाईआईटी की कौन तैयारी करे, मूर्ख करा कर दे। हम अभी से उस जिद को लेके चलें कि हमको तो एक एक चीज याद करनी है, समझनी है। लेकिन दोस्तों ये बेसिक डेफिनेशन चार्ज की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो कोर्स है उसमें आपको दो तरीके के चार्जेस है, आप जानते हो, एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज और एक को कहा गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके कोर्स में जो है दोस्तों वो मूलतः सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडीज पे है। देखिए आपको पॉइंट चार्जेस पे, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन अगर हम ये देंगे कि इफ अ बॉडी इज डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। नहीं, गलत क्यों, ऐसा क्यों? फिर प्रोटॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अरे तुम्हारा समझते है कभी काय बोलते हैं निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ओल्ड लिए, अपने अंदर ले लिए कहीं से, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज का मतलब आप अपने दिल में रख लो दोस्तों, बुराई, बुरे लोग। इलेक्ट्रॉन बुरे लोग, उनके अंदर एक गुण है, यानी दुर्गुण है। कौन सा? बुराई। आपके अंदर कहीं से 4 बुरे लोग आ गए, अभी तक आप न्यूट्रल थे, अब आप बुरे कहलाओगे, क्योंकि आप में जो आया वो अपने साथ एक गुण लेके आया है, बुराई नाम का। हाँ या ना? और अगर ऐसा है दोस्तों तो मैं आपको ये समझा रहा हूं सिर्फ। Important NTSC concept. Extended objects are positively charged due to lack of electrons and negatively charged due to excess of electrons. This definition holds true for extended objects, not for point particles. Because if the definition holds true, क्या प्रोटॉन इसीलिए पॉजिटिव है? अच्छा, आपकी डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज की क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हो, यानी जो डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो फिर क्या प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाले हैं क्या खींच के? इसीलिए पॉजिटिव हुआ है क्या? नो, इट्स अ फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल। हाँ या ना? तो जब आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हो तब ये डेफिनेशन नहीं, आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो तब ये डेफिनेशन सच है। इस पर्स का, अगर ये पर्स पॉजिटिवली चार्ज है तो सीना ठोक के कह दो क्या ये डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए हैं। समझ गए बात को? पक्का समझ गए? बस ये याद रखो।